30 दिसंबर 2015 रात का घना अंधेरा था। सभी रोज की तरह अपने अपने बिस्तर पर चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन इसी रात जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादी छुपते छिपाते बॉर्डर लांघकर पंजाब के पठानकोट इलाके में घुस चुके थे और इन सभी ने इंडियन आर्मी की वर्दी भी पहन रखी थी ताकि अगर कोई इन्हें देख भी ले तो शक न करे। और इन सब का मकसद साफ था, पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाना, एक ऐसा एयरबेस जो भारत के लिए बहुत जरूरी था। और सबसे बड़ी बात, ये एयरबेस जम्मू कश्मीर के बहुत पास था। मतलब अगर जम्मू कश्मीर में कोई हमला होता तो यहाँ से तुरंत एक्शन लिया जा सकता था। और सन 1965 और 1971 की भारत पाकिस्तान वॉर में इस एयरबेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और अब 30 दिसंबर 2015 की रात आतंकवादी जंगलों के रास्ते खेतों और झोपड़ियों में छुपते छुपाते भारत के अंदर घुस चुके थे। 30 दिसंबर की सुबह ये चारों आतंकी जंगलों में ही छुप जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। ये सभी आतंकी पूरा दिन जंगलों में ही छुपे रहते हैं और 31 दिसंबर 2015 की रात ये जंगल की सड़क के पास आकर किसी गाड़ी का इंतजार करते हैं, क्योंकि जहां ये सभी आतंकी थे वहां से पठानकोट एयरबेस अभी भी करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां पैदल चलकर जाना संभव नहीं था। इसलिए इन्हें कोई गाड़ी चाहिए थी ताकि ये जल्द से जल्द वहां तक पहुंच सकें। रात के लगभग 9:30 पर आतंकियों को रोड से एक सफेद इनोवा कार आती दिखाई पड़ती है, जिसे अकागर सिंह चला रहे थे। गाड़ी के पास आते ही ये आतंकी अकागर सिंह को हाथ देकर रुकने को बोलते हैं और अकागर सिंह ने इंडियन आर्मी की वर्दी देखकर खुशी खुशी गाड़ी रोक भी दी। तभी इन आतंकियों ने अकागर सिंह से उसका फोन छीन लिया और इससे पहले कि अकागर सिंह कुछ समझ पाता, इन आतंकियों ने उसका गला काट दिया और पास ही के एक खेत में फेंक दिया। फिर ये चारों आतंकी अकागर सिंह की इनोवा कार में सवार होकर चले जाते हैं। ये आतंकी गाड़ी को इतनी तेज भगा रहे थे कि इनोवा कार कुछ ही दूरी तक चल के खराब हो जाती है। फिर ये सब कार को वहीं छोड़कर पास ही के एक गन्ने के खेत में छुप जाते हैं और अब इन्हें किसी दूसरी गाड़ी की तलाश थी। उसी रात लगभग 11 बजे गन्ने में छुपे आतंकियों को सड़क से आती हुई एक महिंद्रा XUV दिखाई पड़ती है, जो पंजाब के SP सलविंदर सिंह की कार थी। सलविंदर सिंह के साथ उस गाड़ी में उनके 2 दोस्त राजेश वर्मा और मदन गोपाल भी थे और पास आते ही आतंकियों ने उन्हें भी हाथ देकर गाड़ी रोकने को कहा और ये भी अकागर सिंह की तरह उनकी इंडियन आर्मी की वर्दी देखकर गाड़ी रोक देते हैं। गाड़ी रुकते ही इन आतंकियों ने उन तीनों पर AK-47 तान दी और SP सलविंदर सिंह और मदन गोपाल को आतंकियों ने रस्सियों से बांध दिया और राजेश वर्मा को गाड़ी चलाने को कहा। आतंकियों ने SP सलविंदर सिंह के फोन से पाकिस्तान में बैठे अपने बॉस काशिफ जा को कॉल करके पूरा माजरा बताया और आतंकी फोन पर बार बार एयरबेस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे SP सलविंदर सिंह ये समझ चुके थे कि ये कोई रॉबरी नहीं बल्कि एक आतंकी हमला है। आतंकियों ने रास्ते में ही सलविंदर सिंह और मदन गोपाल को चलती गाड़ी से धक्का मारकर बाहर फेंक दिया और राजेश को अपने साथ ही ले गए। और आतंकियों को ये पता नहीं था कि सलविंदर सिंह पंजाब पुलिस के SP हैं। बाहर गिरे सलविंदर सिंह और मदन गोपाल ने जैसे तैसे करके अपने हाथ पैर खोले और अब तक सलविंदर सिंह ये समझ चुके थे कि भारतीय सेना की वर्दी पहने ये पाकिस्तान के आतंकी हैं। सलविंदर सिंह और मदन गोपाल पास ही के एक गांव में पहुंचकर किसी के फोन से तुरंत गुरदासपुर कंट्रोल रूम को अलर्ट देते हैं, लेकिन किसी ने इनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि सलविंदर सिंह की इमेज इनके साथी पुलिस वालों की नजरों में काफी खराब थी। उनको लगा सलविंदर फिर से किसी पार्टी से लौट रहा है और कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहा है। और जब बार बार कहने पर भी सलविंदर सिंह की बात पर किसी ने यकीन नहीं किया, तो सलविंदर सिंह ने गुरदासपुर के SSP को कॉल करके सारा मामला बताया। और दूसरी तरफ हॉस्टेज राजेश वर्मा को आतंकी लगातार लात घूंसों से पीट रहे थे। और जब आतंकियों ने राजेश वर्मा से पूछा कि ये किसकी कार है, तो राजेश बताता है कि ये कार पंजाब पुलिस के SP सलविंदर सिंह की है, जिन्हें मदन गोपाल के साथ वहीं भेज दिया गया था। ये सारी बातें पाकिस्तान में बैठा आतंकियों का बॉस भी सुन रहा था और गाड़ी वाली बात सुनते ही उन सब आतंकियों समेत उनके बॉस के भी छक्के छूट जाते हैं। उन्हें डर था कि अगर SP सलविंदर सिंह ने पुलिस को अलर्ट कर दिया तो उनका पूरा प्लान चौपट हो सकता है। इसलिए आतंकियों के बॉस ने SP सलविंदर सिंह को वापस पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन तब तक सलविंदर और मदन अपनी जान बचाकर भाग चुके थे। SP सलविंदर सिंह के ना पकड़े जाने पर आतंकियों ने अपना सारा गुस्सा राजेश वर्मा पर उतार दिया और सुबह लगभग 4 बजे राजेश वर्मा का गला काटकर उसे खेत में फेंक दिया। आतंकियों को लग रहा था कि राजेश कुछ ही देर में मर जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजेश वर्मा ने जैसे तैसे करके पास ही के एक गांव में जाकर मदद की गुहार लगाई और गांव वालों ने उसे फौरन एक अस्पताल में भर्ती करवाया। फिर राजेश ने पूरी घटना पुलिसकर्मियों को बताई और दूसरी तरफ पुलिस को अकागर सिंह की लाश भी मिल चुकी थी। अब सब कुछ साफ था कि भारत में आतंकी घुस आए हैं। और झटका तब लगा जब SP सलविंदर सिंह की कार पठानकोट एयरबेस के पास मिलती है और सलविंदर सिंह ने बताया भी था कि आतंकी फोन पर बार बार एयरबेस शब्द का जिक्र कर रहे थे। अब अथॉरिटीज समझ चुकी थी कि निशाना पठानकोट एयरबेस ही है। अथॉरिटीज ने तुरंत कमांडोज को एक क्विक रिएक्शन टीम बनाने को कहा। अब गरुड़ कमांडोज, आर्मी की यूनिट्स और पंजाब पुलिस सभी हाई अलर्ट पर थे
और दूसरी तरफ अथॉरिटीज लगातार सलविंदर सिंह के फोन को ट्रैक कर रही थीं, जो आतंकियों ने अपना पास रखा था। उन्होंने फोन पर आतंकियों को अपने बॉस से बात करते सुना कि जल्दी से एयरबेस में घुसकर टेक्निकल एरिया और मेस एरिया को ग्रेनेड से उड़ा दो। ये बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इतना सब जानने के बावजूद भी वो चारों आतंकी एयरबेस के अंदर घुसने में कामयाब हो चुके थे और घुसते समय आतंकियों ने एयरबेस की दीवारों पर लगी कांटेदार तारों को भी काट फेंका था। और शॉकिंग बात यह है कि आतंकी 4 नहीं बल्कि 6 थे, जो 2 ग्रुप्स में बटे हुए थे। 2 आतंकियों वाला ग्रुप पहले से ही एयरबेस में घुसकर बड़ी बड़ी घास में छुपा बैठा था, जिसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। सबको यही लग रहा था कि आतंकी सिर्फ 4 हैं। अब बाकी के 4 आतंकी भी एयरबेस के नालों में छुपकर बैठ जाते हैं। अब ये 6 के 6 आतंकी 25 किलोमीटर में फैले पठानकोट एयरबेस के अंदर छुपे बैठे थे और किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी। सभी फोर्सेज आतंकियों के बाहर से आने का इंतजार ही करती रहीं। ये सभी आतंकी अपने साथ भर भर के ग्रेनेड, AK-47 और एक्सप्लोसिव वगैरह भी लाए थे, मतलब हर वो चीज जो एयरबेस को पूरी तरह तबाह कर सकती थी। अब 2 जनवरी 2016 की सुबह लगभग 3 बजे नालों में छुपे ये 4 आतंकी बाहर आते हैं। आतंकियों का पहला निशाना मेस एरिया था, जहां सभी जवान खाना पीना खाते हैं और आराम करते हैं। ये चारों आतंकी एकदम से फायरिंग शुरू कर देते हैं। फायरिंग करते करते और ग्रेनेड फेंकते फेंकते ये आतंकी मेस एरिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। वहीं किचन में चाय बना रहे आर्मी रेसलर जगदीश चंद ने आतंकियों को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी थी और एक आतंकी से उसकी बंदूक छीनकर उसे वहीं गोलियों से भूंगा था। और इससे पहले कि जगदीश चंद कुछ और कर पाते, आतंकियों ने उन पर लगातार गोलियां चला दी, जिससे जगदीश चंद वहीं शहीद हो जाते हैं। अब 4 में से बचे 3 आतंकियों ने मेस एरिया में घुसकर बिना रुके अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे DAC के कई जवान मारे गए। और अब इंडियन फोर्सेज में गुस्सा चरम सीमा पे था और फिर शुरू होता है ऑपरेशन ढांगू। ऑपरेशन ढांगू, जिसमें पहले से ही अलर्ट दिए गए गरुड़ कमांडो और NSG कमांडो को तुरंत बुला लिया गया था और एयरबेस के चारों तरफ घेराबंदी भी कर दी गई थी। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि आतंकियों का बचकर जा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और इसी तरफ एयरबेस में बनी एक बिल्डिंग में बाकी के 3 आतंकी छुपे बैठे थे। क्योंकि एयरबेस का एरिया बहुत बड़ा था, इसलिए आतंकियों की सही लोकेशन पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए कमांडोज ने ड्रोन उड़ाए और कुछ ही समय में कमांडोज को पता चल गया था कि आतंकी कहां और किस बिल्डिंग में छुपे बैठे हैं। अब सेना की तरफ से ऑपरेशन ढांगू को पूरा करने का समय आ चुका था और 2 जनवरी शाम 4 बजे तक नाले से निकले चारों आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। क्योंकि कमांडोज को बड़ी बड़ी घास में छुपे बैठे बाकी के 2 आतंकियों का पता नहीं था, इसलिए सबको यही लग रहा था कि सभी आतंकी मारे जा चुके हैं और अब पूरे भारत में खुशी की लहर झूम उठती है। फोर्सेज ने ऑपरेशन ढांगू को पूरा समझकर उसे बंद करने का फैसला भी कर लिया था, लेकिन उन्हें यह भनक तक नहीं थी कि असली हमला अभी होना बाकी था। बम स्क्वाड टीम ने नाले वाले चारों आतंकियों की बॉडी पर लगे एक्सप्लोसिव हटाने शुरू कर दिए थे, जिसे NSG कमांडो निरंजन लीड कर रहे थे। इन्होंने 4 में से 3 आतंकियों की बॉडी से एक्सप्लोसिव्स हटा दिए थे, लेकिन जब चौथे आतंकी की बॉडी से कमांडो निरंजन एक्सप्लोसिव हटाने के लिए आगे बढ़े, तभी चौथे आतंकी की बॉडी पर लगा एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो जाता है। ये ब्लास्ट इतना तेज था कि इससे NSG कमांडो निरंजन सहित कई जवान शहीद हो जाते हैं। इसी विस्फोट का फायदा उठाकर घास में छुपे आतंकी भी बाहर निकल आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं और जल्दी से एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं। फिर वहीं से लगातार फायरिंग करते रहते हैं। अब अथॉरिटीज को यह डर था कि जिस बिल्डिंग में आतंकी घुसे हैं उसी में वहीं के कुछ लोकल नागरिक भी मौजूद थे। अगर आतंकियों ने उन्हें देख लिया तो वो दोनों उन लोगों को हॉस्टेज बनाकर बार्गेनिंग कर सकते थे, लेकिन आतंकियों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। उनका सिर्फ एक निशाना था कि किसी भी तरह टेक्निकल एरिया को पूरी तरह नष्ट करना, जहां सभी एयरक्राफ्ट की रिपेयर होती है, गन्स लोडिंग होती है और एरोप्लेन्स पार्क होते हैं। और अब तक कमांडो समझ चुके थे कि आतंकी 4 नहीं बल्कि 6 आए थे, जिनमें से 4 मारे गए हैं और 2 अभी बचे हैं। इसी तरफ दिल्ली से तुरंत NSG की 2 टुकड़ियां भेजी जाती हैं। कमांडोज ने पहुंचते ही फौरन बिना समय गवाए बिल्डिंग में घुसना शुरू कर दिया था, जिसमें वो दोनों आतंकी छुपे बैठे थे। कमांडोज ने लगातार हेवी फायरिंग के साथ साथ दरवाजा तोड़ने वाले विस्फोटों का भी इस्तेमाल किया और आखिरकार बाकी बचे दोनों आतंकी भी वहीं मारे जाते हैं। 2 जनवरी को चला ये ऑपरेशन दोपहर 5 जनवरी को खत्म होता है और फिर अथॉरिटीज की तरफ से घोषणा भी कर दी जाती है कि एयरबेस अब पूरी तरह से सेफ है। इन 6 आतंकियों की वजह से आर्मी के 7 सिक्योरिटी ऑफिसर शहीद हो जाते हैं, जिनमें से गरुड़ कमांडो गुरु सेवक सिंह भी थे, जिनकी शादी महज 45 दिन ही हुई थी। और फिर NIA की जांच में ये कंफर्म हुआ कि ये सभी आतंकी पाकिस्तान से आए थे और इस अटैक के पीछे पाकिस्तान के 3 मास्टरमाइंड के नाम सामने आए, जिनमें से मौलाना मसूद अजहर, अब्दुल रूफ और हैंडलर काशिफ जान शामिल थे। ये हमला सिर्फ एयरबेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं था, बल्कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस को खराब करने के लिए भी था। क्योंकि अटैक से कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के लाहौर में गए थे, जहां वो नवाज शरीफ से भी मिले थे और पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद को ये डर था कि कहीं भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे ना हो जाएं, और इसलिए उसने ये हमला करवाया ताकि एक तीर से 2 शिकार किए जा सकें। पहला,
भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस खराब हो जाएंगे और दूसरा, भारत का इंपॉर्टेंट पठानकोट एयरबेस भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये आतंकी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए और ना ही कभी हो पाएंगे। और दूसरी तरफ इंडियन फोर्सेस ये समझ चुकी थी कि अगर आतंकी इंडियन आर्मी की वर्दी में पूरे प्लान के साथ आते हैं तो एक छोटी से छोटी गलती भी बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। जैसे वो आतंकी एयरबेस की दीवार फांदकर एयरबेस के अंदर घुस गए थे और इंडियन फोर्सेस ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि आतंकी चाहे जितना भी होशियार और चालाक क्यों ना हो, वो हमारे सामने कुछ नहीं है। जय हिंद।